कैसे होता है ना, जब कोई स्टॉक मूव नहीं करता है तब इन्वेस्टर बोलते हैं कि ये स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है। और जब कोई स्टॉक बिना किसी रीजन भाग जाता है तो लोग बोलते हैं ये भाग तो रहा है लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। वैसा ही कुछ हाल मूविंग स्टॉक के बारे में है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज आज के दिन यानी मंडे के दिन इसने बहुत तगड़े वॉल्यूम्स दिखाए। आज के दिन पूरे दिन में इसने 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स दिखाए और एक दिन के अंदर 7% से भी ज्यादा इसने जंप लगाई है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ एज इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ऐसा है ना, ये आज के दिन में जो सारे मॉडर्न डे स्टार्टअप स्टॉक है जिनकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं जोमेटो से हुई थी, पेटीएम लिस्ट हो गया, फिर जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, फिर मोबीविंग भी हो गया। और ये जो सारे मॉडर्न डे स्टॉक्स हैं इनके अगर आप फंडामेंटल्स देखने के लिए जाओगे और अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टर्स की बात करोगे, चाहे राकेश जी हो चाहे वॉरेन बफेट हो, इनके जो सारे प्रिंसिपल्स है ना, इन किसी भी प्रिंसिपल को ये सारे स्टॉक्स फॉलो नहीं करते। और अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग की तरफ जाओगे या फिर ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेल्युएटिंग द कंपनीज की तरफ जाओगे तो कहीं पे भी ये कंपनीज मैच नहीं करती, बिकॉज इनकी पी रेशियोज आसमान छूते हैं, इनके रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम होते हैं और कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल्स में आपको बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम इसके थोड़े रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक साल के अंदर इस स्टॉक ने 46% तक अपने इन्वेस्टर के पैसे को डुबाया है। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता तो 5 सालों में भी 46% तक ये स्टॉक डाउन है। अगर मैं इस स्टॉक के थोड़े फंडामेंटल्स देखता हूँ, स्पेशली अगर मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो 1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है, अभी ये आज के डेट में बन चुकी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता तो -10.95 के आसपास पी रेशियो है। और वहीं पे अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ -20.65 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके थोड़ा रेवेन्यूज देखते हैं, स्पेशली अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखते हैं तो 2021 में 302 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 1192 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज इसने 2025 में रिपोर्ट किए। तो रेवेन्यूज के अंदर कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिल जाती है। पिछले 5 सालों में लगभग 4 गुना रेवेन्यूज इसके बढ़े हैं। लेकिन आप अगर आप प्रॉफिट देखने के लिए जाओगे तो वहीं पे आप बहुत ज्यादा मार खाओगे, बिकॉज 2021 में 111 करोड़ का लॉस था, वहां से वो लॉस बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 122 करोड़ का लॉस बन चुका है। और यही रीजन है आपको इसका पी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में दिख रहा है। अगर हम इसके थोड़े शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास इस कंपनी का 25% स्टेक है और जो बाकी का स्टेक है वो रिटेलर के पास है। 63% तक रिटेलर इस कंपनी को होल्ड करते हैं और बाकी का जो स्टेक है उसके अलावा वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन लोगों का है। अब इसमें क्या चीज है ना, ये जो सारे स्टार्टअप वाले स्टॉक है इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि इनके वैल्यूएशन हम लोग कितना लगाएंगे ना, ये किसी को पता नहीं होता। और यही चीज आप लोग जितने भी सारे स्टॉक देखोगे, चाहे जोमेटो हो, ओला हो या फिर ये मोबीविंग हो, स्विगी हो, इनके अंदर इन्वेस्टर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसके वैल्यूएशंस कितने लगाने चाहिए। नंबर टू थिंग कि इनका बिजनेस मॉडल जो है ना बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा इस सब लोग चीज इन सब चीजों की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था, उस टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट देना किसी के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर ऑनलाइन पेमेंट इतना इजी हो गया कि पेटीएम जैसे एप्लीकेशन सबसे पहले लीडर थे। फिर पेटीएम तो हर जुबान पे था, हर इंसान के नाम के ऊपर पेटीएम था। फिर पेटीएम थोड़ा थोड़ा कंपटीशन पेटीएम को मिलने लगी, फिर गूगल पे लॉन्च हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मोबीविंग भी लॉन्च हो गया। फिर फोन पे भी रिसेंटली काफी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। और अब अगर आप इन सब लोगों का अगर बिजनेस मॉडल देखोगे ना तो एक ही बिजनेस मॉडल है कि कस्टमर के पैसे मर्चेंट तक पहुंचाना है या फिर दो लोगों के बीच में जो पेमेंट है इसको हैपन करना है, इस सब चीजों को अंजाम देना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इंटेंस कंपटीशन है। तो इंटेंस कंपटीशन जब होता है तो आपको कितना बर्न करना चाहिए कैश और आपका कितना कन्वर्जन होगा कस्टमर्स का, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। दूसरी बात कि इनका अगर आप सिर्फ पेमेंट के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। तो पेमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने सारे जो बाकी वर्टिकल्स होते हैं, मूवी टिकट्स बुक करना या फिर होटल बुकिंग करना, इनके ऊपर इनके बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो जो जो कंपनीज ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है या फिर जो जो कंपनीज ने अच्छे वर्टिकल्स बनाए, वही इन सब मार्केट में सर्वाइव कर पाए।
अगर हम मोबिविंग की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम बोले तो ये टॉप 3 में नहीं आता एप्लीकेशन। अगर आप गूगल पे बात करोगे, फोन पे बात करोगे, पेटीएम बात करोगे, तो मोबिविंग कहीं ना कहीं इन सब मामलों में थोड़ा सा ठंडा है। दूसरी बात की वर्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे पेमेंट, पेटीएम का जो डिस्ट्रिक्ट पेमेंट का पेटीएम का जो बिजनेस था मूवी टिकट्स का, इसको जोमेटो ने बाय कर लिया, जिसको डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में डाल दिया। तो पेटीएम के पास वो बिजनेस काफी अच्छा खासा था। तो अगर हम वैसे बात करेंगे तो आज की डेट में जो कस्टमर एक्विजिशन के लिए जितने पैसे चाहिए वो कितने लगेंगे और मोबिविंग कितना कन्वर्ट कर पाएगा, ये काफी एक बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आपकी कंपनी पैसे तभी कमाएगी जो वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर पाएगी। और ये सिर्फ अगर मैं मॉडर्न डे स्टार्टअप स्टॉक के बारे में बात करता हूँ तो इनके लिए तो कस्टमर सब कुछ है। अगर इंसान अपने मोबाइल में आपका एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहा है तो आपका बिजनेस कुछ भी काम का नहीं है। और ये कस्टमर डाउनलोड क्यों करेगा, इसके पास रीजन क्या होगा? अगर मेरे पास ऑलरेडी गूगल पे है, मेरे पास पेटीएम है, तो व्हाई आई वुड डाउनलोड द मोबिविंक एप्लीकेशन? वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों को, कस्टमर बिहेवियर को और आपके आजू बाजू में आपको थोड़ा देखना चाहिए कि क्यों, मतलब मोबिविंक को डाउनलोड क्यों करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें इंटेंस कॉम्पिटिशन की वजह से इसके वैल्यूएशन ना हमेशा ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेंगे। दूसरी बात की प्रमोटर का अगर आप स्टेक देखोगे तो प्रमोटर का इस कंपनी में जो स्टेक है वो 25% है और रिटेलर का स्टेक इसमें 63% है। एक चीज मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा होता है कि प्रमोटर चाहे एनालिस्ट कितना भी कुछ बोले, चाहे एनालिस्ट बाय रेटिंग दे, सेल रेटिंग दे, लेकिन प्रमोटर आर द बेस्ट एनालिस्ट ऑफ देयर कंपनी। प्रमोटर को अगर अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है तो कंपनी को कहां से कहां तक भी वो ले जा सकते हैं। और वही पे चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगती है कि रिटेलर के हाथ में कंपनी की इतनी बड़ी कमान दे रखी है और प्रमोटर सिर्फ 25% ही स्टेक होल्ड करते हैं। तो प्रमोटर जो अपने कंपनी का बिजनेस को चलाने वाले हैं, क्या वो बिजनेस को आगे ले जाना चाहते या फिर जो पब्लिक लिस्टिंग करना था, हमारे पैसे जो हमने लगाए थे उसको डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना करना था, क्या सिर्फ यही टारगेट है? कहीं ना कहीं ये बहुत सारे स्टॉक्स के साथ यही होता है मॉडर्न डे में कि 5 सालों में बहुत ही बड़ा बुल रन आया है तो हर कोई कंपनी लिस्टिंग होना चाहती है, हर कोई कंपनी मार्केट में आना चाहती है। और इसमें क्या होता है कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद प्रमोटर की जो हंगर है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कम होती हुई नजर आती है। तो ये सब चीजें आने वाले दिनों में देखने वाली होगी कि मूविंग स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में उनके प्रमोटर किस तरीके के प्रॉस्पेक्ट्स लाते हैं और कंपनी का फ्यूचर किस तरीके से होता है। ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।